नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर कोटा से। महिला के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला के साथ बर्बरता से मारपीट का मामला। महिला से मारपीट कर बाल काट दिए थे महिला की। मारपीट की लाइव तस्वीर अब सामने आई है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। कुन्हाड़ी थाना इलाके की ये पूरी घटना। कोटा से बड़ी खबर इस वक्त की। महिला के साथ बर्बरता से मारपीट का मामला, वीडियो भी सामने आया है। इस मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई है। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। महिला से मारपीट कर उसके बाल काट दिए गए थे। अस्पताल में इलाज जारी महिला का। कुन्हाड़ी थाना इलाके की पूरी घटना। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उस वक्त का जब इस महिला के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, इसके बाल काट दिए गए। अब परिजन आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पर। कोटा से इस वक्त की ये बड़ी खबर। ये देखिए किस तरह से इस महिला के साथ दो और महिलाएं हाथापाई कर रही हैं, मारपीट कर रही हैं। ना सिर्फ इसके साथ मारपीट की गई बल्कि इसके बाल भी काट दिए गए। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, मामला क्या है पूरा? ये प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। महिला के साथ ननद, ससुर, देवर, देवरानी सहित अन्य लोगों पर ये गंभीर आरोप है। और अब जब लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद काफी हद तक तस्वीर भी साफ हो गई है। ये बर्बरता से साथ न केवल मारपीट की बल्कि ससुराल पक्ष के लोगों ने कई और जो है धमकी दी, दुष्कर्म करने तक की धमकी दे डाली और बच्चों के साथ भी मारपीट की। बच्चों के शरीर पर भी चोटों के खरोच के निशान हैं। बर्बरता से बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। फिलहाल महिला का जो हेमलता नाम की महिला, उनका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है और इनको भर्ती करवाया। कल की घटना है। भर्ती करवाने के बाद आज लाइव तस्वीरें सामने आई। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखे हैं, लेकिन पुलिस पे कई गंभीर आरोप इनकी तरफ से पहले से लगाए गए हैं कि पुलिस को सूचना दी, समय पर पुलिस नहीं पहुंचती है। इसके बाद पहले जब इस तरह की आरोप लगाने के बाद सूचना दी तो पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज की और 151 में इन लोगों को बंद करने के बाद में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। उसके बाद में इस तरह की घटना फिर से दोहराई गई और लगातार इस तरह की धमकी दी जा रही थी। लेकिन कल जब ये मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद फिलहाल जो है कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन महिला की हालत गंभीर है। उनके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान है। बच्चों को भी प्राथमिक उपचार करवाया गया है और फिलहाल जो कुन्हाड़ी थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, अब क्या जांच कर रही है कुन्हाड़ी थाना पुलिस? जब पहले शिकायत दर्ज करवाई गई थी तब क्यों नहीं इनके हाथ पांव हिले थे थाने से बाहर? अगर पहले एक्शन लिया गया होता तो दोबारा इस तरह की करतूत नहीं करते। बच्चे आए, सीसीटीवी में इस वीडियो में दिखाई दे रहा है ओम प्रकाश, दोनों बच्चे आते हैं, बचाने की, रोकने की कोशिश करते हैं इन्हें, लेकिन उनके साथ भी मारपीट की गई। पहले क्यों नहीं हिली है पुलिस? और अब क्या जांच का ढकोसला पीट रही है? देखिए, पुलिस पे निश्चित रूप से कई गंभीर आरोप है और यही कारण है कि पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और सारी शाखा की फिर से शर्मसार होती, क्योंकि पीड़ित थाने पहुंचते हैं, कई बार गंभीर शिकायत करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए फॉर्मेलिटीज कर देती है। हमने भी पुलिस अधिकारी से इस मामले में जानकारी चाहिए, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है। पूरी तरह से जांच करने की बात कहकर अपनी बात को खत्म कर देते। लेकिन बड़े गंभीर सवाल है। फिलहाल महिला का इलाज जारी है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, आप सही कह रहे हैं, बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। बच्चों के शरीर पर चोटों के निशान है, खरोच के निशान है और अपनी मां को जब बचाना आए तो उन बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और एक महिला के। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कामचोर निकम्मी खाकी की एक और कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाती है तस्वीर देखिए। कुन्हाड़ी थाना इलाके का मामला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर से खबर है। भरतपुर में व्यापारियों का हल्ला बोल। सराय के आगे नाला निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया व्यापारियों ने मुख्य बाजार को जाम कर दिया। करीब 50 व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। 2 बार व्यापारी ज्ञापन दे चुके हैं। सूचना पर तहसीलदार जेईएन पहुंचे भी। कस्बे के जलेबी चौक के पास मौजूद सराय का पूरा मामला है। व्यापारियों ने कहा कि नियमानुसार नाले का निर्माण किया जाए। भरतपुर से दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, दुकानें बंद कर दी है और मामूली सी बात को लेकर, नाला निर्माण को लेकर ये विरोध प्रदर्शन, क्या कुछ आश्वासन मिला इन्हें?
देखिए सुमित, ये नगर कस्बे का पूरा मामला है जहां सराय के आगे नाला निर्माण किया जा रहा है और उसी नाले निर्माण का जो व्यापारी है वहां के वो विरोध कर रहे हैं। उनका व्यापारियों का कहना है कि जो नियमानुसार नाला निर्माण है वो कराया जाए, लेकिन वहां पर कुछ अलग तरीके से नाला निर्माण किया जा रहा है और उसी को लेकर व्यापारी जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों ने जाम लगा दिया और अपनी दुकानें भी जो है वो बंद किया है। ऐसे में अधिकारी अब सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और अधिकारी अब जो है समझाइश कर रहे हैं, व्यापारियों को समझाया जा रहा है। लेकिन व्यापारियों की एक ही मांग है कि जो नाला निर्माण हो रहा है उसे नियमानुसार किया जाए, तभी जाकर के वो जो है वहां से जाम को खोलेंगे और अपनी दुकानों को खोलेंगे। ये जलेबी चौक के पास में सराय है, वहां का ये पूरा मामला है और अब लगातार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो व्यापारियों से समझाइश कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर है राजसमंद से। राजसमंद के आमेठ से बड़ी खबर, विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी से नाराज हैं स्टूडेंट। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का आरोप लगाया। तालाबंदी कर विद्यार्थी और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। आमेठ ब्लॉक के सोढ़ा की भागल की ये घटना है। शिक्षकों की कमी से नाराज स्टूडेंट्स, ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए। कहा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है और शिक्षकों की कमी के कारण आक्रोशित विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। अलकेश सनाढ्य मेरे सहयोगी राजसमंद से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। एक तरफ तो कई बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि भैया हम भावी टीचर्स हैं, शिक्षक है, हमें नियुक्ति तो दे दो। एक तरफ ये तस्वीरें देखने को मिलती है अलकेश, प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र शिक्षकों की कमी के कारण। इस समय मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूल है ये 12th तक स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोढ़ा की भागल। यहाँ पर पिछले लंबे समय से 12वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए महज एक अध्यापक है जिसके भरोसे ये विद्यार्थियों का भविष्य है। लेकिन लगातार ग्रामीण और विद्यार्थियों के परिजन शिक्षा विभाग के अधिकारी को शिकायत कर रहे थे कि हमारे स्कूल में बच्चों की जो शिक्षण व्यवस्था है वो चौपट हो रही है, बच्चों को पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है, उसकी नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा रही थी। लेकिन और यहाँ एक बड़ी बात सुमित, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, राजसमंद वो जिला है जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज्यादा फंड DMFT के जरिए आता है। ऐसे में यहाँ शिक्षकों को अगर प्रतिनियुक्ति पे या संविदा पर भी अगर पे बेस पे लगा दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी तरफ से कोई इनकार नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है कि लगातार ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी यहाँ किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। महज एक शिक्षक के भरोसे 350 विद्यार्थियों का भविष्य था। जो ऐसे में परेशान होकर आज ग्रामीणों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर स्कूल पर ताला लगा दिया और विद्यार्थी बाहर स्कूल के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक बड़ी बात यह, कोई भी शिक्षा विभाग का अधिकारी विद्यार्थियों की सुध लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा है। जी सुमित, कितने स्टूडेंट्स इस स्कूल में होंगे? इनके परिजन वोट तो डालते ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं डाला हो, सरकार नहीं बनाई हो उन्होंने? जी सुमित, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस स्कूल में 350 विद्यार्थी हैं, क्योंकि 12th तक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। ऐसे में 350 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो स्कूल है ये हमेट पंचायत का अंतिम गांव है। ऐसे में कहीं न कहीं ये राजनीतिक उपेक्षा का भी शिकार है गांव। इस वजह से यहाँ पर, क्योंकि इंटीरियर गांव है, इंटीरियर स्कूल है, तो यहाँ कई बार क्या होता, क्योंकि आमतौर पर शिक्षकों में ये होता है कि जो सड़क के किनारे या इजी गोइंग अप्रोच वाले जो स्कूल होते हैं वहां पर तो शिक्षक अपनी नियुक्ति करवा लेते हैं। लेकिन जो इंटीरियर गाँव होते हैं, जहाँ दूरस्थ गाँव होते हैं, जहाँ आने जाने में। तमाम जानकारी के लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग ने तबादले के नए आवेदन लेना बंद कर दिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने घर के बाहर आम सूचना चस्पा कर दी है। नए तबादला आवेदन नहीं देने की अपील की है। बीते महीने में विभाग में 28,000 से ज्यादा तबादले हुए। शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने के चलते आवेदन लेना बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी, नए तबादला आवेदन नहीं देने की अपील शिक्षा मंत्री की। नए तबादले आवेदन लेना बंद कर दिया है विभाग ने। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने तो अपने घर के बाहर ही सूचना को चस्पा कर दिया। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, वो जो सूचना उन्होंने लगाई है, नोटिस दे दिया है लोगों को कि भैया
जो भी घर पर आए तबादले के लिए अपील करने के लिए तो पहले ही से पढ़ ले और वापस वहां से चलता बने। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल। सिंधी कैंप पर रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज कर्मियों के साथ सभी श्रमिक संगठन भी मौजूद रहेंगे। 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 बजे सिंधी कैंप से 11:30 पर सिंधी कैंप से सभी संगठन निकलेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल। 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 यानी 20 मिनट बाद, करीब 20 मिनट बाद ये सभी संगठन सिंधी कैंप से निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज कर्मियों के साथ सभी श्रमिक संगठन भी मौजूद है। देखिए कतारबद्ध खड़े होकर अब तैयारी कर ली है इन्होंने निकलने के लिए, प्रदर्शन के लिए, हल्ला बोल के लिए। 21 सूत्री मांग पत्र है इनका, जिसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए रैली निकालेंगे। बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारी तो मौजूद हैं ही और श्रमिक संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्या डिमांड से इनकी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम। रिटायर्ड कर्मचारियों के इलाज के लिए RGHS लागू किया जाए। ग्रेड पे 2400 की विसंगतियों को दूर कर ग्रेड पे 2800 की जाए। आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जहां पर ये प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। अब तो आसिफ तकरीबन 22 मिनट का वक्त अब रह गया है जब ये रोडवेज कर्मचारी और श्रमिक संगठन प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे। तस्वीरें दिखाइए, बात कीजिए इनकी, इनसे क्या डिमांड्स हैं इनकी और किस तरह का ये प्रदर्शन रहने वाला है। सुमित, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रदर्शन छोटे छोटे किश्तों के अंदर बहुत लंबे समय से चल रहा है। हाँ। लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार इन्होंने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की और इस प्रदर्शन के बाद में रोडवेज के चक्का जाम करने की भी योजना इन्होंने बनाई है। हमारे साथ इस समय जो है वो इस प्रदर्शन के अगुवा यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, क्या उनकी मांगे हैं और इसके बाद की उनकी क्या रणनीति रहेगी। देखिए, राजस्थान रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से हम यहाँ राजस्थान के एक प्रदेश स्तरीय रैली रोडवेज कर्मचारियों की है जयपुर के अंदर आज आयोजित कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले हमने 5 सितंबर को मांग पत्र दिया, नहीं तो राजस्थान सरकार ने उस पर ध्यान दिया, नहीं रोडवेज प्रशासन ने ध्यान दिया, इसलिए आंदोलन के चलते लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मांग है कि वेतन, पेंशन और रिटायरल ड्यूज हर महीने की 1 तारीख को दो। रोडवेज को 2000 नई बसें चाहिए जनहित के अंदर और 10,000 खाली पद पड़े हैं उनके ऊपर भर्ती करनी चाहिए। 7वां वेतन आयोग जो अप्रैल 2022 से दिया है वो जनवरी 2016 से लगना चाहिए और रिटायर्ड लोगों के लिए RGHS स्कीम लागू होनी चाहिए। ऐसी 21 सूत्री मांगों के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपसे ये समझना है कि आज जो आप आंदोलन कर रहे हैं, आप जो रैली निकाल रहे हैं, इसका आज रोडवेज की बसों के ऊपर कोई असर संचालन पर नजर आएगा? देखिए, हमने जनहित के अंदर रोडवेज की बसों को प्रभावित नहीं किया, संचालन को, केवल हम शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे हैं। अगर आज इस रैली के बाद के अंदर भी सरकार ने मांगों को स्वीकार नहीं किया, रोडवेज ने मांगे स्वीकार नहीं की, तो आगे आंदोलन बढ़ेगा और 24 नवंबर को 2022 को पूरे राजस्थान में 1 दिन की प्रस्तावित हड़ताल है, 24 घंटे की हड़ताल होगी। ज्ञापन सौंपेंगे आज आप? ज्ञापन सौंपेंगे? नहीं, ज्ञापन तो हमने पहले दिए हुए हैं, ज्ञापन नए बार क्या देंगे, उन्हीं ज्ञापनों पर जो दिए हैं उस पर सरकार को कार्रवाई करनी है। सुमित, मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, आप देखेंगे यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। आज जितनी संख्या के अंदर प्रदर्शनकारी हैं, आपको उतनी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है वो पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे। ये रैली यहाँ से 11:30 रवाना होगी सुमित, और इसके बाद ये रैली जाएगी जयपुर आगार पर और वहां पर एक आम सभा में तब्दील हो जाएगी। इस रैली की खास बात ये भी है सुमित कि इस रैली के अंदर न केवल रोडवेज कर्मचारी शामिल हैं बल्कि सारे श्रमिक संगठन जो है वो इनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर मुख्य तौर पर सुमित मैं इनके मांगों की बात करूं, क्योंकि लंबे समय से हम रोडवेज की मांगों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो सुमित मैं आपको शुरू से समझाना चाहता हूं कि जब राजस्थान सरकार गहलोत सरकार बनी थी उससे पहले से ये प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय यहीं पर एक प्रदर्शन किया गया था, रोडवेज का चक्का जाम किया गया था, रोडवेज की हड़ताल थी और उसके बाद जो है सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे थे, आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपकी सारी मांगों को सुना जाएगा। परिवहन मंत्री थे, उन्होंने भी इनसे शायद मुलाकात की थी, आश्वासन दिए थे। आश्वासन लगातार इन्हें मिल रहे हैं लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान तो नहीं दिया जा रहा अब तक। बिल्कुल, जब ब्रजेंद्र ओला परिवहन मंत्री बने उससे पहले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे, लगातार चर्चाएं चली, ज्ञापन दिया गया,
उन्होंने कहा जल्दी आपकी मांगों को मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, लेकिन तब भी जो है वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। लेकिन एक बदलाव सुमित जरूर हुआ, वो ये हुआ कि बजट के अंदर मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने इनके जो लंबित भुगतान था, जो बकाया भुगतान था, उसकी बजट में घोषणा की। न केवल घोषणा की बल्कि वो बजट दिया भी गया, लेकिन वो विभाग और कर्मचारियों के बीच में आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या लेट लतीफी कह लीजिए, वो भुगतान इनको नहीं हुआ। आज स्थिति सुमित ये है कि यहाँ पर ज्यादातर आपको रिटायर्ड पेंशन जो है वो कर्मचारी रोडवेज के नजर आएंगे, और ये सभी कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि इनका हक है। इसके साथ साथ जो अभी आप देखेंगे जो रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है, ये सभी कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि इनकी बहुत बेसिक मांगे हैं, बहुत मूल मांगे हैं, अपनी मेहनत के बदले अपने हक, अपनी तनख्वाह, अपनी पेंशन की, वो तक इनकी 2-2 महीने की बकाया चलती है। रोडवेज कर्मियों के अलावा श्रमिक संगठन आप बता रहे हैं, कौन कौन से श्रमिक संगठन हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और उनसे भी अगर बात हो सके आपकी। इसकी आज के प्रदर्शन में कौन कौन से दूसरे श्रमिक संगठन जो है वो शामिल हुए हैं? आज के जो श्रमिक संगठन में एटक है, सीटू है, इंटक है, और हमारे रिटायरमेंट के 2 प्रमुख संगठन है, रिटायरमेंट एसोसिएशन और कल्याण समिति है। ऐसे करके 5 संगठनों का ये संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, और हमारा जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है उसको लेकर आज ये हमारी जो रैली है, ये रैली ऐतिहासिक रैली हो रही है। और जैसा आपको मालूम है, इसमें कोई नई मांग शामिल नहीं है। कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए, कर्मचारी रिटायरमेंट जो हमारे हो चुके हैं उनको 1 तारीख को पेंशन मिलना चाहिए, और जो बेचारे रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके बेनिफिट उनको रिटायरमेंट के समय मिलना चाहिए। और हालात ये हो चुकी, आज हमारे पास में पुरानी बसें हो चुकी है, कंडम बसें हैं जो बूढ़ी हो चुकी, उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट बसें हमें 2000 बसें मिलनी चाहिए। सुमित, बसों की बात इन्होंने की है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, लगभग राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 3000 बसें हैं। आंकड़ा 3000 का है, लेकिन ये बेड़ा इसलिए गर्क हो रहा है, मैं आपको बताऊं सुमित, कि 2000 के करीब बसें चल रही है। ज्यादातर बसें या तो ठीक होने के लिए खड़ी है या कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी है। इनकी मांग है कि फौरन 2000 बसों को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जाए, क्योंकि राजस्थान रोडवेज का जो राजस्व है वो लगभग प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का है। अराउंड 5 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है, और इन्हीं से पूरे कर्मचारियों का वेतन और ये राजस्थान रोडवेज चलती है। लेकिन इस राजस्व में गिरावट आई है। राजस्व में गिरावट इसलिए आई है सुमित कि बसों में कमी आई है। अब जब बसें ही नहीं चलेंगी तो पूरा रोडवेज का महकमा आखिर चलेगा कैसे? इसलिए इनकी लगातार मांग है कि जल्दी से जल्दी 2000 नई बसें शामिल की जाए। 2000 बसें का वादा बड़ा पुराना था। इसके साथ ही जो नए परिवहन मंत्री है बृजेंद्र ओला, उन्होंने कहा जल्दी 500 नई बसें शामिल की जाएंगी, और इसके साथ साथ 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जाएंगी। लेकिन ये वादे जो हैं सुमित अभी तक कागजों पर हैं, इनके वादे पूरे नहीं हुए। बसें लाना, खरीदना बहुत दूर की बात है। इनका पेंशन और इनकी सैलरी तक नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर ये प्रदर्शन है, और इसके बाद में आने वाले 24 नवंबर को राजस्थान रोडवेज बसें 1 दिन के लिए बंद रहेंगी। सुमित, ठीक है, शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ, देखिए सीधा जयपुर से जुड़े वो तस्वीरें, उन लोगों से बात की जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। काफी सालों से इनकी मांग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पहली कॉलेजियम मीटिंग हुई। बड़ी खबर, इस वक्त 5 जजों की कॉलेजियम मीटिंग हुई है। प्रशासनिक कारणों से 3 हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजेटी राजा को राजस्थान हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निखिल एस करियल और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी को पटना हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बात सरदार शाह उपचुनाव की। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम अशोक गहलोत नामांकन के समय उनके साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। दोपहर 1 बजे गांधी मंदिर राजीव गांधी स्टेडियम में ये जनसभा होगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे।
चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव को लेकर आज 17 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि है और नामांकन के लिए आज कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा, वो अभी कुछ ही देर बाद में नामांकन के लिए पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल कराया जाएगा, जिसके बाद एक आम सभा का भी आयोजन किया गया है। अभी हमारे साथ में जो चूरू जिले के प्रभारी मंत्री है ब्रजेंद्र ओला, वो हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं कि जो चुनाव है वो किन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा। जी सर। पंडित भंवरलाल जी शर्मा 45 साल तक इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे, समाज सेवा में सक्रिय रहे। वो सरपंच बने, प्रधान बने, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से विधायक बने, मंत्री रहे। चाहे वो पद पर रहे या कुछ समय नहीं रहे तो भी वो अपने इलाके की सेवा के लिए उसी तरह तत्पर रहे जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। उससे भी आगे बढ़ के बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी और लाग लपेट के उन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेके यहाँ की राजनीति करी और चूरू जिले के में भी पूरा उनका योगदान रहा, राजस्थान में भी उनका योगदान रहा। और सरदार शहर के चौमुखी विकास के लिए हम देखते थे 15 साल से, तो मैं भी उनके साथ विधानसभा में था। वो पूरे मनोयोग से, पूरे जोर शोर से अपने क्षेत्र की विकास की बात उठाते थे और उसको पूरा करवाते थे। ये है आरएलपी का ये कहा जा रहा है कि जो जातीय समीकरण है वो काफ़ी इस चुनाव को प्रभावित करेंगे, जो जाट मतदाता हैं वो प्रभावित करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि जातीय समीकरण है वो इन चुनावों में कितना? भंवरलाल जी 36 जात के व्यक्ति थे, हर वर्ग की वो सेवा करते थे और जहाँ तक मुझे जानकारी है हमारी पार्टी के मतदाता तो हैं ही, उनकी व्यक्तिगत पकड़ भी हर समाज में थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस किसान हितैषी है, कांग्रेस छोटे व्यापारी की हितैषी है, कांग्रेस आम आदमी की हितैषी है। और जो बीजेपी का आपने देखा है किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से और मुद्दों को लेकर जनता त्रस्त है, तो भंवरलाल जी के विकास कार्यों पर और हमारी पार्टी की नीतियों पर यहाँ की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी और अनिल जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। कल बीजेपी के द्वारा भी यहाँ आम सभा का आयोजन किया गया था, उनके द्वारा जो कांग्रेस है उस पर अंतर्द्वंद, अंतर्कलह वगैरह की इस तरह की बातें कही गई। उनको मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आप सबको पता उनकी क्या स्थिति। और सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सरदार शहर उपचुनाव के लिए आरएलपी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। आरएलपी ने लालचंद मूंड को प्रत्याशी बनाया है। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आरएलपी के प्रत्याशी घोषित करने से अब मुकाबला रोचक हो गया है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में आरएलपी से लालचंद मूंड आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आरएलपी ने जाट समाज के लालचंद मूंड को अपना प्रत्याशी बनाया है। जाट परिषद ने भी तीसरे मोर्चे को समर्थन दे दिया है। दुग्ध डेयरी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं लालचंद मूंड। सरदार शहर उपचुनाव अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी के अशोक पिंचा को अब दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा टक्कर देंगे। अनिल शर्मा को टिकट देकर कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेला है। सरदार शहर का संग्राम। विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल बचे हैं, लेकिन सरदार शहर को अपना सरदार चुनना है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पलड़ा कांग्रेस का भारी है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस को वॉक ओवर देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति कार्ड चला है, तो बीजेपी ने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दांव लगाकर जंग के संकेत दे दिए हैं। पिंचा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। सबसे बड़ा तो मुद्दा विकास का है। लगातार जो 4 साल में कांग्रेस की सरकार होटलों में पड़ी रही, भ्रष्टाचार का यहाँ अड्डा बना दिया, थाने तहसील बिकने लग गए। विकास के नाम पर अगर मैं एक छोटी सी भी बात करूं तो यहाँ 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भर रखे हैं। 1 से 2 साल हो गए, जबकि सरकार का नियम है कि 90 दिन में विद्युत कनेक्शन देना पड़ता है। हर किसान 10-10, 12 लाख रुपया खर्च कर चुका है और ये सरकार आज तक उनको कनेक्शन नहीं दे पाई।
आपको बता दें कि अशोक पिंचा सरदार शहर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि साल 2018 में वे चुनाव हार गए थे। तब अशोक पिंचा को 39% वोट मिले थे। अशोक पिंचा जैन समाज से आते हैं और जनसंघ के जमाने से जुड़े नेता हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के चेयरमैन हैं। अनिल शर्मा को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। वहीं वो राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। 2022 में पीसीसी सदस्य बने हैं अनिल शर्मा। 2018 से 2022 तक शहरी नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। 1995 से 2000 तक अनिल शर्मा नगर पालिका सरदार शहर के चेयरमैन रहे हैं। सरदार शहर सीट का उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 2023 की फाइनल जंग से पहले ये सेमीफाइनल है। आपको बता दें कि पंडित भंवरलाल शर्मा यहां से 6 बार के विधायक रहे हैं। बीजेपी यहां से सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत सकी है। लेकिन देखना होगा कि 4 दिसंबर की वोटिंग में सरदार शहर किसे अपना सरदार चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।